नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे साठोत्तर कविता, उसकी प्रवृत्तियाँ और प्रबंध सृजन के संबंध में। साहित्य समय के साथ कदम मिलाकर चला करता है। वीरगाथा काल के काव्य से लेकर आज तक के समय के परिवर्तनों के अनुसार कविता ने कई मोड़ लिए। साठोत्तरी कविता भी ऐसा ही एक मोड़ है। कवि समाज में रहता है, वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक संवेदनशील और अधिक अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है। समाज की हलचलें कवि के हृदय की संवेदना के तारों को झंझना देती है और इस झंझनाहट से वह कविता बनाने में समर्थ होता है। सन 1960 तक नई कविता का बोलबाला रहा और 1960 के बाद भारत में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल हुई, जिसका स्वर साठोत्तरी कविता में सुनाई पड़ता है। साठोत्तरी कविता किसे कहा जाए? 1960 के बाद की नई कविता कविता से भिन्न रूप जो कविता अस्तित्व में आई उसे साठोत्तरी कविता कहा जाए। 1964 में मुक्तिबोध की मृत्यु के बाद इस प्रकार की रचनाओं की प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट हुई। इस कविता में पाकिस्तान के कच्छ पर हुए आक्रमण, कच्छ न्यायाधिकरण के पक्षपातपूर्ण निर्णय, ताशकंद घोषणा के तथ्यों का उत्तर मुखरित है। इन परिवर्तनों को बुद्धिजीवियों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। विज्ञान की भयावह स्थिति, मानवीय सत्ता का विघटन, महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणाम, आधुनिकता के अभिशाप आदि ने भी कविता की करवट बदलने का आधार प्रदान किया। नई कविता का मुख्य विषय व्यक्ति था। साठोत्तरी कविता का विषय समकालीन संसार हो गया। नए युवा कवियों ने इन बदली हुई परिस्थितियों को लेकर आक्रोश, खींच, झुंझलाहट, विद्रोह के भाव व्यक्त किए। मुख्य रूप से नीलम श्रीवास्तव, विनोद शुक्ल, सौमित्र, चंद्रकांत देवताले, विष्णु कमलेश, श्रीकांत वर्मा, वेणुगोपाल, माहेश्वर और सव्यसाची जैसे कवियों ने नई कविता से भिन्न प्रकार के आक्रोश का रूप अपनाया। वे कवि जुझारू प्रवृत्ति के थे। उन्होंने परिस्थितियों संबंधी भीतरी प्रतिक्रिया, आंतरिक संकट को कविता के माध्यम से व्यक्त कर वाणी में सपाट बयानी, मोह भंग, विद्रोह के क्षेत्र में भी नया रंग दिखाया। इन कविताओं में संवेदनाएं भी है, विचार भी है। ये निर्मम वास्तविकता और तीखा व्यंग इन कविताओं में देखने के लिए मिलता है। साठोत्तरी कविताओं की प्रवृत्तियों पर यदि हम विचार करें तो यथार्थ स्थिति, जन्म दबाव के व्यक्ति, उपयुक्त परिस्थितियों को नए कवि अपने ऊपर ऐसा भारी दबाव महसूस कर रहे थे जिसे व्यक्त करना उनकी मजबूरी बन गई थी। उस जहर को वे उगल देने के लिए आतुर उठे थे। हम देखें मोह भंग के संबंध में तो साठोत्तरी कविता में जो मोह भंग की स्थिति है वह उसे पूर्ववर्ती कविता में अलग पहचान बनाती है। राजनीतिक अव्यवस्था, मूल्य वृद्धि, नेताओं के झूठे थोथे आश्वासन, बेरोजगारी, महंगाई, ताशकंद घोषणा, चीन और पाकिस्तान के आक्रमण, भ्रष्टाचार, सरकार की निष्क्रियता, ये सब बातें हैं जो युवाओं को मोह भंग के लिए इन कवियों को मजबूर किया। उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने इस संबंध में अपनी कविताओं के अंदर उनका चित्रण किया। आक्रोश के स्वर के संबंध में और वे सब कवि धोखा खाने की स्थिति में नहीं रहना चाहते थे। यूँ तो युवा वर्ग कभी कभी अत्याचार, अन्याय और धोखा बर्दाश्त नहीं करता, पर नए युवा कवियों ने उन सारी स्थितियों के आक्रोश के स्वर को अस्वीकार कर दिया। अपने आसपास की स्थिति से उनमें नफरत बढ़ दी। वे खामोश नहीं रहे और आक्रोश के स्वर उनके तीव्र होने लगे। श्रीकांत जैसे कवि विचित्र अनुभूति के शिकार हुए। न वे आत्महत्या कर पलायनवादी बनना चाहते थे और न प्रगतिवादी की तरह खून कर सकने के लिए खूनी हो सकते थे।
उन्होंने साहित्य के अंदर आक्रोश मुखरित किया। अस्वीकार की मुद्रा के संबंध में हम चर्चा करें तो साठोत्तरी कविता अपने मौजूद परिस्थितियों से सहमति नहीं बना सकी। प्रगतिवादी कवि की तरह कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ऐसा साठोत्तरी कवि नहीं कहता। वह क्या करे का रास्ता ही निश्चित नहीं करता, महज अस्वीकार का भाव व्यक्त करता हुआ कह उठता है कि हमें आसमानी आंकड़े स्वीकार नहीं, हमें अपना स्वार्थ ऐंठने वाला, बेशर्माई से खिलखिलाकर हंसने वाला मंत्री का चेहरा देखना स्वीकार नहीं है। आज हम देखते हैं कि संसद में ये सब कुछ होता है। अलग अलग क्षेत्र के सांसद अलग अलग अपने अपने प्रांत की भलाई की बात सोचता है, देश हित उसकी दृष्टि में गौण हो जाता है। ये सब पहले अपना हित देखते हैं, अधिक लाभ कमाने की सोचते हैं। संसद में बैठे लोग अधिकार पाकर कोई देशद्रोही, स्वार्थी और भ्रष्ट बना हुआ है। वे देश प्रेम की बातें जरूर करते हैं, पर पक्षपात का रवैया उनके व्यवहार में अलग से झलकता है। इन कवियों में नई संवेदना साठोत्तरी कवियों में मिलती है, जो परिस्थिति की देन है। भूख दुखी जनता के को सौंदर्य आकृष्ट नहीं कर सकता। भूखे भजन न होय गोपाला, भूखे पेट भजन न होय गोपाला वाली बात है। साठोत्तरी कविता के कवियों के भीतर तनाव तो है, उन्हें बाहर सब और विसंगतियाँ ही विसंगतियाँ नजर आती है। ऐसी स्थिति में उनके भीतर खुशी का भाव कैसे जाग सकता है। उन्हें परंपरागत जीवन मूल्य अस्वीकार्य लगते हैं, उन्हें किसी में सौंदर्य नजर नहीं आता। उसे आज अकालित मौत का सा सामना करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। वह अकालित मौत सत्य प्रतीत होती है। रघुवीर साय की कविताओं में ऐसी अनुभूति हमें देखने के लिए मिलती है। ये सही है कि दुखी व्यक्ति दूसरों की तुलना में कभी कभी अति कर देता है, वह दूसरों की तुलना में खुद को ज़्यादा दुखी महसूस करता है। इसके अलावा अनिश्चय, असंतोष और निर्मम वास्तविकताएं, यदि साठोत्तरी कविता में तनाव, संतरास और अनिश्चितता की स्थिति का सामना करता हुआ मनुष्य की तस्वीर है। ऐसा आदमी देखता है, महसूस करता है, मीन मेघ निकालने का लंबा धैर्य वह नहीं रख पाता, वह टूट सा जाता है, वह मूल्य नहीं तलाशता। मूल्य की तलाश का प्रयत्न उसे नहीं है। इसके अलावा यदि राजनीतिक चेतना की बात हम करें तो साठोत्तरी कविता में राजनीति का दुबर सच्चाई के रूप में देखता है। उसे अनेक बुराइयों के कारण महसूस करता है। वह प्रगतिवादियों की तरह दलगत राजनीति से संबंध नहीं रखता, छायावादियों की तरह राजनीति की ज़्यादा अनदेखी भी नहीं कर सकता। आज सब लोकतंत्र की दुआई देते हैं, पर कर्तव्य कुछ और ही प्रकार के लोग कर रहे हैं। साठोत्तरी कविता का कवि राजनीतिक गतिविधियों का पर्दाफाश करता है। वह राजनीति के बारे में कुछ कहना अपना कवि कर्म समझता है। संसद के सभी अच्छे निर्णय नहीं होते, वहाँ पर भी राजनीति चलती है। इस भाव को वह अपनी कविता के अंदर व्यक्त करता है। यदि हम साठोत्तरी कविताओं की सीमा और शक्तियों की बात करें तो साठोत्तरी कविता समसामयिक सत्य की अभिव्यक्ति देने का प्रयास करती है। उसके कथ्य को, बात को साफ करने की उसमें प्रवृत्ति है। वह अच्छाई है और सपाट बयानी यानी बिल्कुल सत्य कथन, अखड़ने वाली बात कहती है। उसमें लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता है। प्रगतिवादी कविता की भांति वह जनजीवन से संबंध है। इस कविता में राजनीति के शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है, जिसमें वर्णन के कारण सहजता आ गई है। सभाएं, नारे, जनमत, विधायक, मतदाता, लोकनायक, वन महोत्सव आदि शब्द खूब प्रचलित हुए हैं, प्रयोग में लाए गए हैं। शब्द और वाक्य प्रयोग एक रूपता लिए हुए हैं। साठोत्तरी कविता अपने समय की परिस्थितियों की देन है। वह उन्हें वाणी दे रही है। वह परवर्ती कविता से भिन्न प्रकार की है।
वह जीवन की आग है जिसमें वास्तविकता झलक रही है। वह सपाट शैली की कविता है। सृजन प्रबंध पर यदि हम विचार करें तो इस काल के अंदर अनेक कालजयी कृतियाँ लिखी गई है। आज का जो युग है वो प्रबंध काव्यों का युग नहीं है, क्योंकि आज का युग प्रबंध काव्य की समस्त प्रवृत्तियों, मान्यताओं, आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। आज मनुष्य के व्यक्तित्व में धारणा और प्राथमिकताएं बदल गई है। इस युग के आरंभ में जो महाकाव्य और खंडकाव्य प्रकाश में आए थे वे कुछ स्वीकृत गुणों और दोषों को प्रकट करते हैं। उनके पात्र भी विभिन्न परिस्थितियों में फैले हुए हैं, अतः कुछ सरस, कुछ शुष्क और कुछ उपेक्षीय हैं। उनके प्रसंग की विविध भावराशि से लदे हुए हैं, कुछ मर्म स्पर्शी है और कुछ महत्वहीन। देश काल के विस्तार में दौड़ते हुए पात्र पूर्व धारणा के अनुसार ही जीवन मूल्यों को स्पर्श कर पाते हैं। उनके विगत युग की जीवन दृष्टियाँ, आदर्श मान्यताएं और रसवादी रुचियाँ और व्यक्तित्व संबंधी प्रतीतियाँ जो भी महाकाव्य के स्वरूप में रचना करने में सहायक हुई है। 1960 में नई कविता ने नए मूल्य, नई चेतना, नए सौंदर्य दृष्टि और नए शिल्प के दर्शन दिए। काव्य रूपों की दृष्टि से मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्य नई कविता के दर्शन और शिल्प से प्रभावित होकर सामने आए। इस काल में समाज सापेक्ष और व्यक्ति सापेक्ष प्रबंध काव्यों की रचना निरंतर होती रही। कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधों की रचना जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का ये प्रबंध कृति है, 1961 में लिखी गई। ये इनकी अंतिम प्रबंध रचना है। उसके पश्चात दिनकर जी प्रबंध लिखने के अवसर उन्हें नहीं मिला। ये कृति दिनकर जी ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान के माध्यम से युग के नए मूल्यों, नई समस्याओं और नए धर्म संदर्भ के संदर्भ में व्यक्त करने का सुंदर प्रयास है। पुरूरवा और उर्वशी एक नई प्यास लेकर एक दूसरे के निकट आए थे। पुरूरवा धरतीपुत्र है, उर्वशी देवलोक से उतरी है, एक नारी। पुरूरवा के भीतर देवत्व की तृषा है और उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। इसके दर्शक पक्ष प्रेम और ईश्वर, जीव और आत्मा को परस्पर मिलाती है। इस काव्य में प्रेम का आंतरिक और सूक्ष्म संवेदनाओं को उभारा गया है। कहीं कहीं उसे आध्यात्मिक रंग देने का भी प्रयास है। नई कविता के अच्छे बिंबों का रूप देकर इसे कृति को संवारा गया है। दिनकर की भाषा अलंकृत और अभिजात वर्ग के अनुरूप है। अगली कृति लोकायतन। छायावाद के उत्कर्ष पर पहुँचने वाले कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत ने मुक्तक प्रगीतात्मक काव्य से संतुष्ट न होकर 1964 में एकमात्र महाकाव्य लोकायतन को हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत किया। महाकाव्य रचने वाले लोगों की श्रेणी में आपका नाम लिखा जाता है। इस प्रबंध में कथा भूमि बहुत व्यापक है, जिसमें स्वाधीनता के पहले से लेकर उत्तर स्वप्न की विशाल भारतीय जीवन दर्शन सन्निहित है। पंत युग जीवन के यथार्थ की भांति पहचानते थे। देश विदेश के समस्त परिवर्तन, बदलते मूल्य, प्राचीन और नवीनता का संघर्ष, भौतिकता और आध्यात्मिकता के द्वंद्वों को वे जानते थे। कथानक शिथिल और अनुपातहीन है, विवरणात्मक ने उसे प्रभावहीन कर दिया है। पंथ की प्रकृति चित्रण को ताज़ा और आकर्षक बनाए रखा है। काव्य में बिंबों की छवियाँ रस सिक्त करती है। अगली काव्य कृति है कनुप्रिया। कनुप्रिया में धर्मवीर भारती ने राधा के प्रेम और संवेदन के माध्यम से जीवन के अंतरंग वृत्तियों को समझने का प्रयास किया है। कनुप्रिया शास्त्रीय दृष्टि से प्रबंध नहीं है, यह तो उनके नए अर्थों में प्रबंध काव्य है। राधा और कृष्ण के सहचर्य से जिन क्षणों को बिताया और उनको भोगा, उन्हीं क्षणों के सत्य का अपरत्व के साथ कवि ने इस काव्य की अनुभूति गम्य बनाया है। राधा का सत्य बिल्कुल निजी है। कृष्ण राजाधिराज, सेनापति और महान बन जाते हैं, फिर भी राधा अपने सत्य को नहीं छोड़ पाती।
वह जिए हुए अनुभूत क्षणों के साथ सत्य मानती है। भारती ने इस खंडकाव्य में आधुनिक शिल्प और भावों दोनों को आत्मसात किया है। इस काव्य की मूल संवेदना प्रेम है। कनुप्रिया शिल्प और संवेदना की दृष्टि से साठोत्तरी काव्य की विशिष्ट प्रबंध कृति है। महामानव ये ठाकुर प्रसाद सिंह द्वारा रचित महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। उसमें गांधी जी के जीवन के माध्यम से भारतीय जनजीवन के जागरण की कथा कही गई है। इसमें प्रबंध की दृष्टि से फैलाव नहीं है, किंतु जनमानस की विभिन्न स्थितियों और संघर्षों का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण किया गया है। आत्मजयी ये खंडकाव्य कुंवर नारायण सिंह के कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित कथा के माध्यम से आधुनिक संदर्भों को जीवन चिंतन को उभारा गया है, जिसमें वाजीवाद ठहरे हुए गतिहीन मूल्यों वाली पीढ़ी का प्रतीक है। नचिकेता प्राप्त सत्य के उत्तराधिकार और विवेकहीन निर्णय को अस्वीकार करके अपने विवेक और पीड़ा के सत्य को तलाश करने का प्रतीक है, जो सत्य के संधान में मृत्यु का वर्ण करने को तैयार है। इसकी स्वप्न कथा में घटना नहीं, केवल चिंतन है। अगली रचना है संशय की रात। नरेश मेहता के प्रबंध में मानसिक द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत किया है। समुद्र में पुल बन जाने पर राम का मन संशय से भर जाता है। वे सोचते हैं कि एक सीता के लिए इतना बड़ा नरसार क्यों। फिर अपने सेनापतियों पर विचार विमर्श करके युद्ध के लिए निश्चय पर पहुँचते हैं। युद्ध सीता के लिए नहीं, जनता के लिए लड़ना है। इस प्रकार की विचार इसमें प्रकट किए गए। एक कंठ विष पाई ये दुष्यंत कुमार का काव्य नाटक है। इसका भावबोध अपने स्वरूप और समस्या के कारण नई कविता का विषय है। प्राचीन कथा की पृष्ठभूमि पर दुष्यंत ने इस काव्य प्रबंध की रचना की है। इसमें शंकर की कथा प्राचीन आख्यानों से ली गई है, जिसमें दक्ष प्रजापति, सतीदाह, यज्ञ ध्वंस, युद्ध प्रसंग आदि घटनाएं व्यंजित है। शंकर सती के शव को चंदन चर्चित करके अंक में भर लेते हैं। यह उनकी मोविष्ट चेतना ही है। इस कथा में आधुनिक बोध का प्रक्षेपण है। वर्तमान जीवन की विसंगतियाँ, पूंजीवादी मनोवृत्ति, शासन की मतान्धता और मृत्यु की सत्यता और युद्ध प्रसंग वर्तमान की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। इनके अलावा कालजयी भवानी शंकर मिश्र ने 1979 में प्रकाशित सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित एक खंडकाव्य अशोक की परंपरागत इतिहास को देखा है। अशोक ने सधर्म प्रचार प्रसार, करुणा, प्रेम और शांति का झंडा फहराया। कलिंग युद्ध की हिंसा के बाद वो पश्चाताप की भावना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो युद्ध की अपेक्षा शांति का पक्षधारी हो गया। युग में युद्ध, शांति और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, मानवता, भारतीय संस्कृति की उदारता, प्रेम, गांधीवाद, अहिंसा आदि विचारों को कवि ने बड़ी कुशलतापूर्वक इस काव्य में रचा है। महाप्रस्थान की यदि हम चर्चा करें तो नरेश मेहता द्वारा लिखित नवीनतम कृति है। पांडवों के निर्वाण की कथा को लेकर आधुनिक समस्या पर विचार किया गया है। मूल कथा महाभारत पर आधारित है। पांडव द्रौपदी सहित अंतिम यात्रा पर हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर चले जाते हैं। महान उद्देश्य को लेकर लिखी गई एक कृति। आरंभ प्रकृति के भव्य रूप के साथ होता है। युधिष्ठिर अपने विचारों में उनकी जिज्ञासा शांत करते हैं। कथा तीव्र गति से आगे बढ़ती है। अश्वत्थामा मध्य में आता है, लेकिन 2-4 मिनट के लिए वह इस कमी को पूर्ति करके प्रकट नहीं होता। ये संदेश इसमें दिया गया है कि मानव का महत्व संदर्भ के साथ ये उसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। द्रौपदी के मर्म स्पर्श करके ही वह चला जाता है। बाकी जीवन की घटनाएं पूर्ण दीप्ति का उल्लेख बढ़ाती है। वर्णन विस्तार से किया गया है। इस काव्य पर यदि विचार किया जाए, साठोत्तरी कविता की नई कविता का जो प्रबंध को तोड़ा है, इस विकास की
नई कविता के अंतर्गत भी लिया जा सकता है, क्योंकि साठोत्तरी काल में नई कविता की अनेक प्रौढ़ कृतियाँ प्रकाशित हुई। अपने तत्कालिकता के संदर्भ में विद्रोह की धारा जो मुक्तिबोध की कविता में सूक्ष्म हो गई थी, साठोत्तरी पीढ़ी की कविता में उसे मुखरित कर दिया। ये गिरावट की दिशा है। गीतों के क्षेत्र में नईपन का आगमन हुआ। नवगीत संज्ञा की बात से साथ साथ शिल्प के स्तर में भी अनेक प्रयोग उपलब्धि के रूप में स्वीकार किए गए। कविता में प्रयोगवादी कवियों ने जिस बदली हुई भाषा के रोमानीपन का रचनात्मक रूप प्रस्तुत किया है, नई कविता सामने आते आते छायावाद के समीप दिखने लगी। साठोत्तरी कविता में रोमानीपन एकदम से नहीं गायब हुआ, किंतु उसका हवा महल जरूर टूट गया। निष्कर्ष के तौर पर हम ये देखें तो साठोत्तरी कवियों का ये भ्रम था कि ये नई कविता से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। इस भ्रम के मूल में वह मसीहाई व्यक्तित्व है जो किसी सीमा पर अपने बाहर कुछ नहीं देखता। साठोत्तरी कविता के नकार में भी एक स्वीकार है। नई कविता के रचना क्रम में पहचान के अंकों में लगभग जय हिंद आदि का संकलन अपनी गंभीरता और सारगर्भिता में बहुत कुछ कह गया है। साठोत्तरी कविता का समय 10-11 वर्ष का है। इस समय का युवा कवि अपने पीछे के कवियों के साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। उसकी अपनी रचनाएं में एक किशोर सुलभ भावुकता भी है। वह युवा कवि साठोत्तरी समय में लघु पत्रिकाओं के माध्यम से स्थापित होने का प्रयास कर रहे थे। अब वे अपनी प्रौढ़ता के स्तर की रचनाएं दे रहे थे। आवेश काल की रचना की उपलब्धि इस बात में है कि वह आगामी रचना की नींव भरती है। आंदोलनों के इस काल की उपलब्धि हम ये मानेंगे, किंतु सच्चाई के साथ कि उसकी मूल चेतना का संपर्क जनता और आम आदमी की संवेदना से ही था। इस कारण ये कालजयी रचनाएं अपने आप को स्थापित कर सकी। धन्यवाद।